अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब फैसल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हर स्टोरी विद ज़ैनब फैसल। हर एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग और डिसरप्टर गेस्ट होती हैं और आज भी हमारे साथ हैं बैरिस्टर विशाल शमसी। She is the co-founder of Harmony Resolution Center, an expert in arbitration and also co-authored a book. So let's meet her and get to know her journey. अस्सलाम वालेकुम विशाल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। Vishal, tell me a little about yourself. I'm a barrister, a legal professional, a legal consultant for various companies in Pakistan, and I also do mediation, and I'm on the panel of arbitrators for Pakistan Stock Exchange. तो विशाल, इतनी सारी चीज़ें आप कर रही हैं, इसमें मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन, मीडिएशन और जो हम कॉमन क्या कहते हैं वर्किंग्स ऑफ अ कोर्ट कहते हैं, क्या ये कोर्ट के अंदर भी होती है आर्बिट्रेशन? No. So basically, all of these other processes are called alternative dispute resolution, which is basically आपके disputes को resolve करना एक alternative way में, alternative to आपकी जो court की stream होती है, which is litigation, जिसे हम कहते हैं. In arbitration, there's a third-party facilitator or third-party individual who is giving an award. कोर्ट की तरह जैसे फैसला होता है, इसी तरह वो अवार्ड दे रहे होते हैं. They're more in a prominent role. But for a mediation, the mediator is a very flexible, neutral person who facilitates in settlement. तो वो कोशिश करते हैं कि पार्टीज को facilitate करें एक चैप्टर पर आने के लिए कि settlement reach हो सके. Rather than going to court, which is not only expensive but also एक hassle होती है, it's not flexible at all. It's time consuming. आपको पता होगा कि हमारे कोर्टों के जो बैकलॉग है केसेस वगैरह. Environment is also very harsh. जब आपको एक मीडिएशन की फैसिलिटी मिलती है तो आप एक फ्लेक्सिबल कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठ के अपने मसले रिजॉल्व कर रहे होते हैं. तो दैट इज़ व्हाट the difference between mediation, arbitration and litigation in short. Very interesting कि बजाय एक डायरेक्ट या अग्रेसिव एक्शन के बजाय आप पहले उसको आउट ऑफ कोर्ट सेटल करें and in a quicker and more faster way. So विशाल, ये एक ये जो पूरा process of getting into becoming a lawyer है, फिर बैरिस्टर है और ये जो पूरा प्रोफेशन है वकालत का, ये मुझे अक्सर एक बड़ा ही मुश्किल और मुशक्क़त भरा प्रोफेशन लगता है और इसीलिए मैं समझती हूँ कि शायद ख़वातीन भी इसमें कम आती हैं और कम एक्सेल करती हैं और फिर अगर हम पोजीशन ऑफ लीडरशिप में देखें, राइट? तो आपकी क्या मोटिवेशन थी? थोड़ा सा मुझे, इफ़ यू टेक मी बैक टू अ यंग विशाल एज अ चाइल्ड, डिड यू एस्पायर टू बी लॉयर? कैसे ये अंदर एक जो है ना जज्बा पैदा हुआ कि मैंने एक वकील बनना है? इनिशियली तो आई थिंक वो हर बच्चा शुरू करता है, मैं पायलट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी. मेरा भी कुछ ऐसा ही था. फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ माई ईयर्स आई डिडंट नो व्हाट आई वांटेड टू बिकम. लेकिन ऑब्वियसली मैं आर्ग्यू करती थी और यहाँ होता है ना पाकिस्तान में कि बच्चा जब आर्ग्यू करता है तो कहते हैं ओह ये तो बहुत अच्छा आर्ग्यू करती है, ये तो वकील बनेगी, इसको वकील बना देते हैं. तो कुछ ऐसा भी था बिकॉज आई वाज इनटू डिबेटिंग, आई वाज मोर वोकल, एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव, इधर उधर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना. और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स ऑल्सो इनकरेज मी अ लॉट कि जो कोई एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो दे ऑलवेज सपोर्टेड एंड प्रमोटेड मी. फिर जब उस एज में आप आ जाते हो, जब आप सोच रहे होते हो कि अब करियर क्या चूज़ करना है, तो माई मॉम वॉज ऑलरेडी सिटिंग जज एट दैट टाइम. और ये होता था कि अम्मी की तरह नहीं बनना, होता है ना कि नहीं मैंने खुद अपना करियर पाथ और ये लेना है. लेकिन मेरी अम्मी एक दिन आई और कहने लगी कि मेरे पास कोर्ट में एक बहुत अच्छी वकील आई थी, फीमेल यंग बैरिस्टर, और उसने जो है वो बहुत अच्छा केस प्रेजेंट किया और वो फ्लैग लगा के आई थी एंड शी न्यू एग्जैक्टली व्हाट हर आर्ग्यूमेंट्स वर और वो राइट ऑन पॉइंट थी और बहुत अच्छी थी और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी भी ऐसी बने. तो आई थिंक उसके बाद से फिर आई काइंड ऑफ मेंटली ट्यून माई सेल्फ टू कि मे बी दिस कैन बी अ करियर ऑल्सो. और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते खुलते गए. आई परस्यूड ए लेवल लॉ. उसके बाद फिर आई डिड माई LLB. देन आई वेंट टू लिंकन्स इन इंग्लैंड फॉर माई बार. उसके बाद फिर आई डिड माई मास्टर्स एंड देन आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इन पाकिस्तान. वाओ, व्हाट अ जर्नी.
और अगर हम एज अ लॉयर देखें एंड देन व्हेन यू नो लॉट ऑफ पीपल, और बहुत ही इसको प्रेस्टिजियस समझा जाता है लिंकन्स इन में, जैसे इदारे में आपका जब दाखिला हो, राइट? आई एम श्योर दैट मस्ट बी अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू. It was a very proud moment. It was also a surreal moment क्योंकि आप your initial LLB years या legal जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपका एक कोई गोल होता है, एक एम्बिशन होता है, और यही था कि बस किसी तरह भी जो है ना बैरिस्टर बनना है, क्योंकि आपका वो एक एंड गोल होता है. तो जब आपको पता चलता है कि आपका एडमिशन हो गया है, इट्स जस्ट समथिंग दैट यू इट्स वन ऑफ योर थिंग्स, जो आपकी लाइफ की अकॉम्प्लिशमेंट्स होती है उसमें आपको एडमिशन होना और फिर पास होना, दैट इज अनदर स्ट्रगल बिकॉज आई थिंक यू हैव टू डू अराउंड 9 to 12 एग्जाम्स विद इन अ पीरियड ऑफ 9 months, और काफ़ी सारे आपको मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल से गुजरना होता है उधर. जब आप फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं तो आपकी अलग स्ट्रगल्स होती हैं, आपको अपना खाना भी बनाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, और यहाँ आप डिपेंडिंग ऑन व्हाट बैकग्राउंड यू गो फ्रॉम, आपको यहाँ वैसे ही अम्मा पैम्पर करके भेजती है. तो व्हेन यू गो इन दैट रियलिटी यू आर स्टडीइंग बट देन एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो trying to find yourself and being independent. और लाइफ स्किल्स अप्लाई हो रही होती है ना. Exactly. विशाल, आपने अभी बात की अबाउट हाउ लाइफ स्किल्स और एक स्ट्रगल होती है एज अ फॉरेन स्टूडेंट देयर. सो मुझे ये बताएं कि हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एट लिंकन्स इन. यू नो, यहाँ से बैठ के तो बहुत सारे लोग, बच्चे एस्पायर करते हैं, यंग मेन एंड वुमेन, यू नो, दैट we'll do our LLB and then we'll go and do this degree, जो बैरिस्टर की डिग्री करेंगे हम. तो यू नो, क्या what does it entail to get into Lincoln's Inn and how is life there? It's quite difficult because it's purely based on your academic performance. तो अगर आप LLB में अच्छे होते हैं तो then you get qualified, and then obviously you also have to be mentally mature to go through the struggles जो होती है, क्योंकि वहाँ जाके आपकी अपनी एक जर्नी होती है. लाइफ जर्नी तो जैसे होती है कि you're trying to be independent and you're learning to live by yourself, but also professionally, because when you're sitting with students from all over the world, especially the ones that have made it to that level, उसमें काफ़ी सारे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स होते हैं, तो you kind of sort of feel a little behind. कभी-कभी मुझे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे लगा था कि I'm not worthy enough to be here. Yeah, I haven't come from the right background to succeed in this course. But once you go there and you realize कि if they are sitting right next to me and they're here, और मैं भी यहीं बैठी हूँ, तो इसका मतलब I am also there for the same reason. I've also made it to that level. फिर then it's only we're starting from the same scale then. तो ये एक जो होता है ना कि अपने आप को समझना और फिर वो कॉन्फिडेंस आना कि हम भी कर सकते हैं, is something that. Vishal, you said कि you know you felt that you're not from the background that takes to succeed. So उससे क्या मतलब आपका? What did you think? क्या ऐसी बात किसी के थ्रू मतलब जहन में भी जा सकती है कि यार मैं फिट इन नहीं करता, मैं इक्विप्ड नहीं हूँ, मुझे ये स्किल सेट नहीं है जो सक्सेस के लिए चाहिए. Was it something like that? Yes, I guess in a way, क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ जो थे उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत अच्छी थी, प्लस वो होम टर्फ पे थे. उनके लिए they did their basically they lived there, right, all their lives, so they were more comfortable in their laws, they were more aware of certain scenarios. एक छोटा सा example दूंगी कि we were doing cross examination, which is an exercise that you do in a mock courtroom, और I was trying to find out कि उसका weight कितना है. तो हमारे यहाँ जब वे करते हैं तो हम केजी में करते हैं या पाउंड्स में करते हैं, राइट, कि मेरा वज़न इतना केजी है या इतना पाउंड है. जब मैंने उससे पूछा और वो कटहरे में खड़ा हुआ है तो उसने जवाब दिया इतने स्टोन्स. नाउ स्टोन्स इज समथिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट मेजरमेंट. तो I received my answer, but I didn't know if that meant that he was heavy or he was less. तो these छोटी चीज़ें जो कि आपको वहाँ जाके realize होता है कि you know this is something new to me, but then obviously you figure out a way, and then you keep on going towards your goal, and then you eventually alhamdulillah accomplish what you. Vishal, you know, you studied at Lincoln's Inn, आपका बाहर का exposure रहा. अक्सर प्रोफेशनल्स जब बाहर जाते हैं
they decide or they feel कि बाहर एक they're being offered a better working environment. Did you feel that? What motivated you to come back? I think एक जब बचपन में हम इस तरह के शोज़ देखते थे इवन वकीलों के, तो आपके जहन में एक होता है कि मैं सूट पहनूंगी, मेरे हाथ में ब्रीफ केस होगा, एक लंबी सी ऊंची सी बिल्डिंग होगी, मैं बस से निकलूंगी, हाथ में मेरे कॉफ़ी का कप होगा और मैं ऊपर जाके जो है ना आई विल जस्ट बी दैट पर्सन. But as you grow old, you realize what your real, what actually gives you contentment in life. And I think it's not just about जो आपके इस तरह के गोल्स हैं कि सड़कें ठीक होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज होता है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक बहुत है और सड़कें अच्छी नहीं है और वहाँ मैं रहूँगी तो वहाँ मुझे सड़कें अच्छी मिलेंगी या क्या, ये systems मिलेंगे exactly. But I think it's more rewarding when you're part of a broken system trying to fix it. तो I had that opportunity and obviously लोगों ने भी कहा कि चलो यहीं काम कर लेते हैं या यहाँ रह लेते हैं, but for as long as I can recall मेरा गोल यही था कि पाकिस्तान आके मैंने सर्व करना है अपने लोगों को या अपने मुल्क को, for whatever जितना भी थोड़ा बहुत आप contribute कर सकते हो. अब वो उसको चाहे लोग कहें कि you are very naive या आप उसको कहेंगे I love my country to the point that आप but I genuinely have zero regrets, and I genuinely want to work for the people. I also think of it can be taken in a harsh way, but मैं ये सोचती हूँ कि जब आपका घर टूटा होता है या उसमें cracks आते हैं तो you renovate your house, you don't move to your neighbor's house. तो Absolutely. तो if you don't fix what is yours, then why are you going somewhere else? आप अपना तो चीज़ ठीक करो. और इतनी opportunities हैं, अगर बाहर रहने की opportunities हैं. Sometimes I feel, how do you measure success? You can be successful by living that dream जो कि मेरी बचपन की विशाल की थी कि वो working in a big building, wearing a suit and taking a briefcase. But the real change, the real accomplishments, or the real things that you can accomplish in Pakistan are incredible. So what changed that dream? I think wisdom, a little bit of wisdom and just perspective. I think once you get to that level where you're about to have everything that you've always dreamt of, you realize it's not giving you the same joy. क्योंकि joy जो है is in something more real. यहाँ रिक्शाओं में धक्के खा के कोर्ट जाना, criticize हम सब करते हैं यार, पसीनों में गर्मी में हम कोर्ट गए रिक्शे में, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये वो, बट उसका अपना रिवॉर्ड है. आपने किसी की मदद कर दी, वो शख्स जिसकी मदद नहीं हो सकती थी अदरवाइज, या वो इधर उधर भटकता रहता, that is way more rewarding than me grabbing a coffee and then entering it into a tall building for living that life. I think so. Absolutely, Vishal, I agree with that. क्योंकि अगर आप अपने घर को ठीक नहीं करेंगे तो कौन आके करेगा. और इसी पे मैंने ये भी हमेशा देखा है, और in my experience as well, when I've met women like you, who've made an impact, who are disruptors, they're very purpose driven. और ख़वातीन की जो लीडरशिप होती है, जब वो एक सर्टन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल पे आती हैं, सो वो बहुत पर्पस ड्रिवन होती है. और मुझे आपकी बात में भी यही नज़र आया कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट हैविंग दैट लाइफस्टाइल, बट इट्स ड्राइविंग पर्पस थ्रू योर वर्क. और इसी पे जैसे कि आपने शुरू में ही मुझसे बात की थी हार्मनी रेजोल्यूशन सेंटर पे, कि दैट इज़ यू को फाउंडेड दैट वेयर पीपल कैन कम एंड गेट लीगल एडवाइस. थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए. तो Harmony Resolution Project, the center is a joint project of Ribat and DPSF, which are two NGOs that are headed by brilliant people. हमारी सोसाइटी के वो लोग जो genuinely सोसाइटी में चेंज चाहते हैं. उन लोगों का एक ये विजन था कि कोई ऐसा सेंटर हो जहाँ लोग आ सकें. And then obviously they needed someone on board who could take care of these things. So I also joined that project. The project in itself is just to support आम public के बजाय इसके कि वो कोर्ट जाएं into an unknown place, जहाँ आप वकील हायर करते हैं तो आपके पैसे जाते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ जाना है. environments जो होती है वो बड़ी harsh होती हैं. उनको facilitate करने के लिए कि लोग कोर्ट से पहले हमारे पास आएं,
या अगर कोर्ट में भी कोई चीज़ें चल रही हैं तो हमारे पास आएँ। और हम वी हैव अ टीम ऑफ मीडिएटर्स दैट आर प्रोफेशनल्स, लीगल and with legal background, and what they do is that they help the parties themselves resolve their dispute. तो for example अगर किसी की marriage breakdown हो रही है and they know for sure कि अब खुला तलाक की तरफ जाएगी बात, हमारे 3 बच्चे हैं, हम किस तरह करेंगे, बजाय इसके कि कोर्ट में जाएं, ये सारी चीज़ों के लिए फ़ाइल करें, बच्चों की कस्टडी के लिए लड़ें, you come to us, we sit you down, we put some sense in both the parties, we tell them how things are कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आपका इतना नुकसान होगा, इतना आपका खर्चा होगा और इतनी harassment होगी. You're dragging your kids to court जहाँ criminals हथकड़ियों में होते हैं. What kind of impact will you make on their minds? मतलब आप you are basically अपना बच्चों की थेरेपी के बिल्स बढ़ा रहे हैं अगर आप बच्चों को कोर्ट लेके जा रहे हैं तो हमारे पास आए. We a mediator to your case. The mediator then takes sessions with both the parties, and we try to bring them to a settlement agreement. Wow. तो agreement में ये होगा कि I'll just give you an example कि अगर माँ बच्चों की कस्टडी रखना चाहती है, छोटे बच्चे, एक बेटा एक बेटी है, 5 and 3 years, बाप भी मिलना चाहता है, तो maybe the parents can come to a कॉमन ग्राउंड कि ठीक है वीकडेज में माँ के पास रहेंगे, वीकेंड पे बाप के पास चले जाया करेंगे, जून की छुट्टियों में माँ के साथ होंगे, जुलाई की छुट्टी में बाप के पास चले जाया करेंगे. हेल्थ कंसर्न्स जो हैं वो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से शेयर करेंगी, स्कूल के इवेंट्स में दोनों साथ जाएंगे. हाउएवर इज़ ऑब्वियसली पार्टीज़ के पर्सपेक्टिव को देखते हुए ईच केस इज़ डिफरेंट, बट टू ब्रिंग पार्टीज़ टू अ सेटलमेंट for the welfare of the kids is what we are aiming for. But this is also not only for child custody matters. Inheritance के disputes होते हैं, माँ बाप का इंतकाल हो जाता है, बहन भाई आपस में लड़ रहे होते हैं, और वो cases जिसमें joint properties या businesses होते हैं, they go on for years. उनको बचाने के लिए और फिर इतने इख्तलाफात हो जाते हैं कि शादी में या किसी के इंतकाल पे भी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते. To resolve those disputes and इतने अच्छे तरीके से कुछ हमारे पास से केसेस इस तरह रिजॉल्व हुए हैं कि वो गले लग के गए हैं. ऑब्वियसली द प्रॉपर्टी और whatever the business was had to be dissolved or had to be divided or distributed or one party bought the other party's share, but वो relationship जो है ना वो retain हो गया है. अगर वो कोर्ट जाते तो it would have taken 10 years, so much खर्चा, आपके क्या कहते हैं वकीलों के पास चला जाता है तो आपके हाथों से वैसे ही निकल जाता है, और फिर वो रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. विशाल, व्हाई इज इट दैट पीपल आर नॉट दैट अवेयर कि फैमिली लॉ में या इनहेरिटेंस लॉज में आर्बिट्रेशन या मीडिएशन प्रैक्टिस हो सकती है? और मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में क्या फ़र्क होता है? Arbitration is basically when a third party is appointed to give a judge जैसा फैसला, जिसको हम अवार्ड कहते हैं. Now there can be a one arbitrator, there can be multiple arbitrators, but उसमें आप ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं. और not formally but informally also हमारे यहाँ जैसे जिरगा अपॉइंट होता है, पंचायत होती है, that is kind of an arbitration, जिसमें आप बड़ों को कह देते हैं कि भाई जो इनका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा. लेकिन मसला उसमें ये है कि जैसे ही वो फैसला आता है तो पहले एक आवाज़ आती है कि ये तो बिक गए थे या इन्होंने गलत फैसला किया, तो उसको चैलेंज कर देते हैं. मीडिएशन में ये होता है इट्स ऑल कॉन्फिडेंशियल. कोई पार्टी हमारे पास आती है कि मेरा ये डिस्प्यूट है, हम दूसरी पार्टी को लिखते हैं. We are acting as facilitators. So what we're doing is that we're empowering the parties to come to their own settlement terms. वो उनको खुद को, और जब वो खुद एक दूसरे अपनी रजामंदी से किसी डिसीजन पे आते हैं तो they don't go back also. Then there is no room for saying कि ये बिक गए थे या इन्होंने गलत फैसला सुनाया, क्योंकि इसमें फैसला तो था ही नहीं. दोनों पार्टीज ने मिल बैठ के समझा कि ये मुनासिब है कि हम इस तरह कर लेते हैं बच्चों की खुशी के लिए. क्या सोल्यूशन है? It's their own solutions. All we do is we give them reality checks and we give them a good platform for communication. हम उनको वो बात जो कि जज के सामने, थर्ड पार्टी के सामने जो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स होती है उनमें नहीं कर सकते, वो फिर आराम से राजदारी से आके हम हमारे साथ करें. और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेशंस में हम पार्टीज़ को अलग अलग कमरों में ले जाते हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि असल मामला कुछ और होता है
और मुंह पे बातों में से कुछ और आ रही होती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यहाँ शादियों में जो होता है कि जब बड़े साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप, तो लड़का अपने माँ बाप के सामने भी कुछ बातें नहीं कर पाता, लड़की अपने माँ बाप के सामने नहीं कर पाती. तो उन सिनारियोज में भी हम ये कहते हैं कि चले इनको अलग करके, क्योंकि लड़का लड़की का मसला है तो हम उनकी सुनना चाहते हैं. तो जब व्हेन यू गिव देम दैट एरिया ऑफ कम्युनिकेटिंग and trust and letting it out in a very confidential environment, क्योंकि I think one of the key क्या कहते हैं advantages of mediation is that it's all confidential. जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में फिर हर किस्म के इल्ज़ामात होते हैं. जब केस फाइल होता है तो यहाँ तक कि अखबारों में भी छप जाता है कि फ़लाँ का केस था. जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं they all become public property, so anyone can actually get that file out of that case. आपकी सारी चीज़ें, एविडेंस, तस्वीरें, व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस, जो भी आप लगाते हो, और it becomes very hostile. I think the worst kind of people that I have, worst kind of fights that I've seen in my life are basically in courtrooms. और जो इंसान की अपनी सबसे ख़राब जो चीज़ होती है पर्सनालिटी, वर्जन्स एग्जैक्टली, वो भी मैंने बच्चों की कस्टडी में देखा है. एज इन देयर वर सम क्रिमिनल्स दैट वर मोर सेंसिबल देन पेरेंट्स फाइटिंग ओवर देयर किड्स इन कोर्ट. द काइंड ऑफ लिमिट्स दैट दे गो टू just to have that child, या just to ego के लिए, या जो भी उनके अपने वो होते हैं. Because obviously where there's a lot of love and trust, जब आपका वो चीज़ ख़त्म होती है तो then obviously it bursts and then it becomes the worst. It brings out the worst in people. विशाल, ये इतने benefits हैं of mediation and arbitration before going into an actual legal case. और अक्सर जब आप जाते हैं when you seek legal counsel, तो वो सबसे पहला एक्शन जो होता है विद पर्सनल एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, वो कहते हैं यार केस फाइल कर दो, फौरी केस फाइल कर दो, एंड यू जस्ट एन वेरी अग्रेसिव अप्रोच. सो ये जो उससे पहले एक जो सॉफ्ट अप्रोच टू अ प्रॉब्लम है विच इज़ क्वाइट सीरियस एंड कॉन्सिक्वेंशियल है, तो उसमें ये मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा जो लोग आपको गाइड नहीं करते, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. बट मुझे ये बताएं विशाल, व्हाट वाज योर मोटिवेशन एंड ड्राइवर to start and co-found HRC? That's a very intense question. I completely wholeheartedly agree कि इस तरह के platforms नहीं हैं. और being a lawyer myself, I would, as if I'm wearing my hat, a lawyer's hat, then I'd be thinking like a lawyer. If I'm wearing my mediator's hat or a co-founder's hat, I'll be thinking differently. But as a lawyer, you always go कि नहीं भाई, हम you're right कि एडवाइस सबसे पहले ये होता है कि कोर्ट में ले जाके हम आपको ये रिलीफ दिलाएंगे और यूं कर देंगे और यूं कर देंगे, which is valid in certain scenarios, in certain cases. So for example, if it's a criminal matter, if there's some sort of abuse, physical abuse, sexual abuse, child abuse, उसमें they're not mediatable matters. But कुछ matters ऐसे होते हैं जो कि जैसे आपने बोला what was your drive behind it was, again like I said, कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि एक बच्चों की कस्टडी का केस था जिसमें बाप बच्चों से मिलने आया हुआ था और दो छोटे बच्चे थे और वो बाप से मिल रहे थे, माँ के साथ थे, ऑब्वियसली उनकी कस्टडी थी माँ के पास, लेकिन वो जो कोर्ट में मीटिंग्स होती हैं उसमें वो बाप से मिलने आए हुए थे. एंड बातें करते करते जिस तरह भी वो दे वर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, एकदम से हथकड़ी में आपके क्या कहते हैं क्रिमिनल्स आने शुरू हो गए, बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोड्यूस देम इन कोर्ट. तो पुलिस वाले लेके आए तो वो उनके गले में भी चेन्स थी, हाथ में भी चेन्स थी, पाँव पे भी चेन्स थी. वो 3-4 उनको जब साथ लेके आए तो बच्चों एकदम से दे स्टॉप्ड लुकिंग और टॉकिंग टू देयर फादर, दे स्टार्टेड लुकिंग एट दैट मैन, एंड देन उसके बाद फिर वो बिल्कुल खामोश हो गए. तो होता ये है कि जब मैंने ये देखा कि देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव फॉर यू आर apart from this whole mediation thing, if you don't know about this, there's no other alternative, right? Absolutely. कि आप बच्चों को कोर्ट के थ्रू मिलवा रहे हैं, लोगों के जहन में तो यही होता है कि भाई अगर मुझे बच्चे से मिलना है तो मुझे कोर्ट ही जाना होगा. और फिर जो बच्चों के जहन में ये इम्पैक्ट आता है, they end up hating both their parents most of the time, कि भाई हमें अर्ली एज में आपने ये चीज़ें दिखाई और फिर वो their relationship is also affected because of this, because they can't differentiate between meeting their father and seeing the criminals, yes, तो उनके जहन में वो चीज़ आती है. तो the force of the whole
reason behind this was that कि कोई ऐसी alternative हो जहाँ लोग in a very nice, comfortable, clean environment can come and get a resolution to their dispute. It would be alternative because it is ADR, alternative dispute resolution. But ये हो कि उनको इज़्ज़त के साथ, मोहब्बत के साथ, कंफर्टेबल, सेफ एनवायरनमेंट में वो चीज़ मिल जाए जो कि उनको एक स्ट्रगल करके मिलनी है. तो जस्ट टू गिव दैट आइडिया, बिकॉज पाकिस्तान में इनफॉर्मल तरीक़ों से है, कुछ बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं इन चीज़ों में, चाहे वो विरसे का हो या फैमिली मैटर्स हो, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट लीगली साउंड, दे कैन नॉट ऑफन resolve it in a manner that it should be resolved, right? तो जब आप इस तरह के और HRC जैसे और 2-4 हमारे पास हैं इंस्टीट्यूट्स, सेंटर्स जो पाकिस्तान में काम करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी के लोग आके रेजोल्यूशन ले सके अपने डिस्प्यूट की. तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने HRC शुरू किया कि जस्ट टू गिव पीपल एन ऑल्टरनेटिव कि वो कोर्टों में ना रुलें या उनके मसले मज़ीद ना बढ़े. और जैसा कि आपने मुझे पहले ही बताया, यू डू दिस फ्री ऑफ कॉस्ट. Yes. So we don't charge any fees for mediation. We do have a very nominal application fee, but we waiver it कि जो afford नहीं कर सकते. तो we don't even second question them. We don't even ask them again. हम पूछते हैं अगर आप ये फीस है हमारी केस एडमिशन फीस समझ लें, अगर आप पे कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो we don't even ask them again. And the point is to cater to the masses, right? वो बंदा जो for example आपका ड्राइवर है या आपकी हाउस हेल्प है या कोई भी इस तबके के लोग जो कि completely lost होते हैं जब उनके लीगल प्रॉब्लम्स आते हैं, और अक्सर वो फिर परस्यू भी नहीं करते. अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट का मसला होता है तो उनको पता भी नहीं होता कि कहाँ जाना है, तो वो वकील के पास जाते हैं, कुछ वकील उनको मिसगाइड करते हैं, एंड देन ऑब्वियसली उनको पैसे भी देने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू the fees and the charges, etc. बिल्कुल. So we're just giving them another forum, another platform कि वो आए और आके जो है वो ट्राई करके देख लें. लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि सक्सेसफुली, if not resolve them completely, then at least give them legal advice, sound legal advice, or give them a direction to pursue कि आप अपने मसले को किधर लेके जा सकते हैं. विशाल, ये पूरा जो मीडिएशन और आर्बिट्रेशन का जो मेथड है, इससे मुझे ये भी स्ट्राइक करता है दैट यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, और कोई डिस्प्यूट है उसको मोहब्बत से भी और बहुत विजडम के साथ भी उसको हल किया जाए. और अक्सर जो हमारे मास्टर्स हैं और इवन पीपल प्रिविलेज टू गो एंड हम एक केस का पूरा लड़ें और पूरा उसका जो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक पहुँचाएँ, जो इतने कई साल लग जाते हैं, बहुत पैसे खर्चे जाते हैं, वो भी अफोर्ड कर सके. बट तब भी ये इस तरह की एडवाइस या इस तरह की सोल्यूशन ओरिएंटेड और लीगल बैकिंग के साथ काम नहीं हमें मिलता है, या उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. सो इसके बाद मेरा दूसरा ये सवाल है, बहुत ही जो है ना जोग्राफी रिलेटेड, कि ये हाउ मेनी रेजोल्यूशन सेंटर सिर्फ कराची में है या इट्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान? यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा अगर लाहौर में रहता हो या इस्लामाबाद में हो, क्या वो भी आपके सेंटर के साथ दे कैन कम एंड सबमिट अ केस एंड देन start the proceedings या नहीं? Mediation is more effective when it's face to face. Okay. But there can be online mediation also. Okay. कोई भी हमारे पास आता है, हम किसी को मना नहीं करते, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हमने इसको रिजॉल्व ही करना है. हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई परेशान है और उनको हमारा नंबर मिला है या हमें किसी के थ्रू कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वी एटलीस्ट गिव देम सम लीगल एडवाइस और सम डायरेक्शन टू गो टू. तो कुछ हमारे पास केसेस पेशावर से भी आए हैं, कुछ लाहौर से भी आए हैं, कुछ UAE से भी आए हैं, पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग देयर. The ones that we could practically mediate online, we tried doing that. The ones we couldn't, we can't because we're based in Karachi. But at least we either referred them to a lawyer or guide, उनको वो direction दिखा दिया है कि अब आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है. तो hopefully inshallah HRC will expand to the rest of the country, but we are predominantly based in Karachi. विशाल, आपकी
being a lawyer and your journey of becoming a lawyer, right? पहले आपने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन, मॉक क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की, एंड हाउ इट फेल्ट, नॉट ओनली दूसरे मुल्क में उसको समझना, उधर की लिंगो को समझना और फिर उस पर करना, क्योंकि इन इट सेल्फ क्रॉस एग्जामिनेशन आई एम श्योर इट्स अ वेरी डॉन्टिंग और नर्वस और एंग्जाइटी इंड्यूसिंग किस्म की एक्टिविटी है। उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि जब आपने शुरू के अपने केसेस लड़े, how was that experience? Tell me a little about a memorable case. Okay. So initially, I feel like a lot of your legal journey depends on the kind of people or the mentors that you meet during that time. And alhamdulillah, I was blessed with some of the best seniors that you can ask for. And especially being a woman, I think it's very important कि ना सिर्फ आप safe feel करो, but आपको trust भी किया जाए based on your capabilities. कि भाई हम आपको ये case hand over कर रहे हैं, fully trusting you that you can do it just as well as any man can do it. And we completely trust you and we give you the authority कह ले to go and proceed in the court as you and your legal knowledge allows you to. So one of the cases that I was handed over by one of my seniors was in Hyderabad, and I think it was my first and my last criminal case, hopefully inshallah last criminal case. But it was very interesting because I hadn't taken any criminal cases before that. Mostly मेरी जो उस वक्त litigation की practice थी वो based थी civil matters में, family matters में, लेकिन केस किया गया और फिर बोला गया कि आपको हैदराबाद जाना होगा इस केस के लिए। फुली ट्रस्टिंग, नो ऊपर से कोई क्या कहते हैं, ये नहीं है कि माइक्रो मैनेजिंग, कुछ नहीं, नोइंग दैट आई एम केपेबल, दे बिलीव दैट दे थॉट दैट आई वाज केपेबल। केस वाज ऑलरेडी आधा चल चुका था, एविडेंस पे ही लगा हुआ था, जैसे आपने बोला कि क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ सुबह 5 बजे जाना है क्योंकि 8 बजे कोर्ट में आपने होना है, तो 5 बजे आप कराची से निकलेंगे तो हैदराबाद पहुंचेंगे, गाड़ी आ जाएगी आपको। सारी रात उस केस की तैयारी करी, हैदराबाद पहुंचे, वहाँ जाके देखा तो आपके अपने क्लाइंट भी नाराज़ हुए हुए थे कि आप जो है वो पहले ये हो गया था और अब वकील कैसे बदल गया, पहले तो दूसरे आते थे। फिर उनको ठंडा किया कि नहीं, एक ही फर्म से हैं। आई थिंक उन लोगों के भी कुछ रेजर्वेशंस थी कि लड़की है तो कैसे चलाएगी केस। अभी तो एक लंबा सा मर्द चला रहा था, गहरी आवाज़ थी उसकी, और अब जो है वो एक छोटी सी लड़की आ गई है, ये कैसे चलाएगी। प्लस मैंने ये उनको डिस्क्लोज नहीं किया कि मेरा पहला क्रिमिनल मैटर था, लेकिन जो है आई ऑल्सो लुक्ड न्यू बिकॉज ऑब्वियसली आई वाजंट फेमिलियर विद कि कोर्ट रूम कहाँ है, किधर किस कोर्ट रूम में है। प्लस जो प्रोसिक्यूटर था ही वाज ऑल्सो वेरी चालाक, तो उसने भी देखा कि यार ये नई लड़की है, होम टर्फ हो। हाँ एग्जैक्टली, उसका तो होम टर्फ था, तो ही एंजॉयड इट ऑल्सो। द जज वाज ऑल्सो लाइक ये क्या हो रहा है, कहाँ आ गए हैं। खैर वो दिन की तो प्रोसीडिंग्स चली गई, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन दैट हैपेंड द फर्स्ट डेट दैट आई वेंट टू, उसके बाद मुझे एक हुआ कि नहीं, अब मुझे जो है वो आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। आई केम बैक टू कराची, आई वर्कड रियली हार्ड ऑन दैट केस कि कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो कि आपको जैसे कहते हैं ना कि वो मिस कर रहे थे, और वो एविडेंस अगर हम नहीं कोर्ट में लेके आते तो केस कम्प्लीटली हारा हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली माई सीनियर्स ऑल्सो सपोर्टेड मी एंड देन आई वेंट एंड आई फॉट दैट केस। हर पेशी पे मैं जाती थी तो थिंक 3 or 4 months तक ये चला, और वो भी जो मेरे जो क्लाइंट्स थे वो भी बेचारे उनको लेके आया करते थे, शरीफ लोग थे, हथकड़ी में उनको पुलिस वाले लेके आ रहे होते थे, और वो मुझे उससे पहले ही फ़ोन करते थे, आप आ रही हैं ना मैडम, आप आ रही हैं ना। फिर कभी कभी मुझे कह दिया करते आज जज साहब नहीं आए हैं तो आज तारीख हो गई है, तो आधे रास्ते से फिर मुझे हाईवे से टर्न होके आना पड़ता था। लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स देन इसी तरह केस की सारी प्रोसीडिंग्स हो गई थी, और आई डिड माई फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, और फिर देन ये था कि अगली तारीख को जो है या तो कोई और होगा मैटर या फैसला होगा। तो मैं जा रही थी उसी तरह सुबह 5:30-6 बजे, और मुझे फ़ोन आया कि मैडम आप जो है वो हमारे हक में फ़ैसला हो गया। और हम मतलब मेरे पहुंचने से पहले मुझे पता चल गया, और वो उन्होंने ही बताया जो मेरे क्लाइंट्स थे कि हम जो है वो रिहा हो गए और ये सब। तो I think it was a learning experience because obviously completely different city, without supervision, and then I had this thing कि अगर if my seniors are trusting me with this, I have to
perform, yeah, and I have to give my 100%. तो वो एक प्रेशर, दूसरा ये कि वहाँ सारे मर्द लंबे लंबे उनके साथ आर्ग्यू करना, फिर most of them were Sindhi speaking. I don't speak Sindhi, so they communicated a lot in Sindhi also, so I felt a little lost कि भाई ये क्या हो रहा है, नंबर कॉल हुआ है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा नंबर कॉल हुआ है या किसी और का कॉल हुआ है, and then they take advantage of that, right, because they see you aloof. तो then when alhamdulillah when we won that case, then I realized कि even though it was early years, but I felt like in that entire 3 months or 4 months I learned a lot. And उसके बाद फिर alhamdulillah like I did. I think आपकी जर्नी का ये टर्निंग पॉइंट होगा. I think so, because it's one of those cases, like you said, no, what's your favorite case? Yeah, it's one of those cases that I remember very fondly, because when I started, I didn't think it was going to be like that. मुझे ना ये था कि बहुत आसान होगा, ना ये था कि बहुत मुश्किल होगा. मतलब मैं एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ गई थी, and then I made it a point कि नहीं, ये केस हमें जीतना ही है, and based on merit and performance, not based on any other thing, क्योंकि वो सब अंडरमाइन कर रहे थे, no one was ready to, you know, और अपने आप को भी कुछ प्रूव करना होता है ना कि नहीं, I can do it. बिल्कुल, Why not? If बिल्कुल. I can take a rental car, go at 5 o'clock in the morning, fight my case at 8, and then come back around 11 या 12, जो भी पूरा दिन थोड़ा सा spend करके, but you learn a lot, and you learn a lot about yourself. Vishal, how difficult is it for a woman to start her career in the legal profession? कितना मुश्किल है? I think काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि perspective जो है लोगों का for a lawyer, a female lawyer is very harsh. एक general perspective है कि ये लड़की अगर वकील बनेगी तो बहुत बदतमीज़ होगी, या बहुत argue करेगी, या बहुत loud होगी. When in fact law is very less about arguing. It's more about research, about saying the right thing at the right time. तो I think ये perspective की वजह से लोग जो है वो अपनी बेटियों को नहीं भेजते. कुछ इस तरह external factor है. दूसरा environment को ख़राब समझा जाता है, because I think हम लड़कियों को shelter करके भी रखना चाहते हैं, but sheltering doesn't mean कि आप उनको बिल्कुल ही, I mean, unsafe and being sheltered are two very different बिल्कुल, perspective, right? बिल्कुल, You बिल्कुल. need to empower women, but you have to also make sure that they're not unsafe. So it depends on what, like I said, mentors, आपके seniors, किस law firm के साथ आप काम करते हैं, matters a lot. If you are blessed with great seniors, great lawyers, they're actually like your brothers. आप इतना comfortable feel करते हो, क्योंकि you work long hours. This is not an easy profession. आपको ये नहीं है कि 9 to 5 करके आप फारिग हो गए, especially if you're doing litigation like I used to do. You work obscene amount of hours. And when you're working in an environment that is not friendly, that doesn't make you feel safe, then you can't survive. तो I think ये general perspective भी है कि लड़की देर तक होगी तो शायद अच्छा माहौल नहीं है, अच्छा माहौल नहीं है, खराब माहौल हो सकता है, और हो भी सकता है. One of I don't speak for all women in this profession, but कहीं बहुत अच्छा माहौल भी होता है. कुछ firms जो है वो बहुत support भी करते हैं लड़कियों को, आगे forward लेके जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ठीक है. There's so many women in litigation now that are partners that have their own law firms that are doing brilliantly. Our known law firms की partners are women, and they're bringing in more money and more work than men in certain instances. So it depends, I think, or it is not something that is considered generally desirable for a woman कि इस profession में आने. लेकिन once you get there, then you realize कि ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए सही नहीं है. And being a lawyer also has a lot of variation. Like I said, I do mediation. I also do arbitration for Pakistan Stock Exchange. I do legal consultancy for several different companies, and I used to do litigation full time. So there are a lot many things that you can do, and you choose your field. आप बैंक में भी वकील हो सकते हैं, आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल के लिए भी वकील हो सकते हैं, आप कोर्ट वाले वकील भी हो सकते हैं, मीडिएशन कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं. There's so many things that you can do being a lawyer.
तो I think maybe people need to have a different perspective about this profession also, especially women in this एब्सोल्युटली और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि कितना मुश्किल है कि एक औरत इस प्रोफेशन में आए, और आपने बहुत अच्छे से चीज़ें हाईलाइट की, बिकॉज ये बड़ा एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि वैसे भी वकालत के बारे में भी कि अगर कोई भी पब्लिक डीलिंग होगी तो लोग अवॉइड करते हैं वैसे ही एक वकील के साथ डील करने में, आइदर इन बाइंग सेलिंग और आइदर और भी कोई किसी किस्म की भी डीलिंग में। तो उसके अंदर उस तरह के जो है ना माहौल के अंदर, और अगर एक औरत स्टेप अप करे, एंड बिकॉज यू कम अक्रॉस few female lawyers compared to your male counterparts। और फिर जैसे आपने कहा कि लिटिगेशन में अब आप हैदराबाद गई, राइट, वहाँ के जो माहौल था और उसके अंदर यू स्टैंड अप अगेंस्ट अ मैन, तो वो जो आपका क्लाइंट है उसकी भी बिलीवेबिलिटी शायद एक आदमी पे ज़रा ज़्यादा हो जाती है। सो एक औरत को ज़्यादा मेहनत आई एम श्योर करनी पड़ती होगी। 100%। I think if not twice as much, then the fact that I mentioned कि काफ़ी सारी लड़कियां अब ना उनकी अपनी प्रैक्टिस है, they all worked hard, they all worked very hard कि उनका नाम जो है अब पहचाना जाता है। It's not that easy, and इसी वजह से अगर आप परसेंटेज भी देखें women lawyers की बहुत कम है as compared to men in this। एक तो शुरू में लॉ स्कूल में ही कम लड़कियां आती हैं, वकालत करने कम आती हैं, फिर उनमें से कितनी एक्चुअल प्रोफेशनली जाती हैं, फिर प्रोफेशनली कितना सर्वाइव कर जाती हैं इज़ ऑल्सो वेरी, वो आहिस्ता आहिस्ता होते नंबर बहुत कम हो जाता है। और फिर उसमें से द वंस दैट एक्सेल इज इवन लेस, कि आप नाम से कह सकते हैं कि वो फला इज द फीमेल नॉन फीमेल लॉयर। कितनी हमारे, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो कितनी होंगी? बिल्कुल, मे बी हैंडफुल होती हैं। जजेस जो है वो हमारी सीनियर जुडिशरी में कितनी फीमेल जजेस हैं? वेरी वेरी फ्यू women actually make it. My point is कि it's not that they can't make it. We should come from a positive perspective that we can make it, right? हमें कुछ struggles होंगी, लेकिन हम अपने आगे वाली जनरेशन के लिए एक रास्ता खोल के बिल्कुल, एंड इंस्पायर द वे फॉरवर्ड फॉर देम टू कम। आई एम श्योर क्या ऐसा होता है कि आपकी जो क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल फैमिली लॉ है, तो उसके अंदर क्या do you feel that women are more comfortable with women lawyers, female lawyers? 100%. And even for mediation अगर आते हैं तो मर्द खुल के औरत से बात कर लेता है, लेकिन औरत खुल के मर्द से बात एज अ मेल मीडिएटर से बात नहीं कर पाती है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी फीमेल लॉयर्स आर नीडेड। वो कहते हैं ना कि जैसे फीमेल डॉक्टर्स आर नीडेड फॉर सर्टन थिंग्स, जब आप औरतों के मसाइल की बात करते हैं, इसी तरह we need female lawyers in the profession जो कि yes. women की sensitivities को समझ सके। इन चीज़ों को, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पैक्ट जो है उनका मर्द नहीं समझ पाते, because women are wired differently. Absolutely. And you need to be sensitive to their wiring. You need to understand what their concerns are and then deal with them accordingly. विशाल, आपने mentors की बात की और आपने कहा that you were blessed to have very good seniors and mentors. Tell me the importance of mentors in your life. उन्होंने कैसे आपको shape किया? I think that is ये make or break वाली बात है कि अगर आपके mentors sincere होते हैं and if they actually want you to succeed in life, then they treat you differently. और कुछ mentors ऐसे होते हैं, sometimes they're even competing and you're questioning कि भाई you are not mentors, then they wouldn't be mentors, but your seniors, they're competing with you. Yeah, they're very harsh or rude. My mentors, alhamdulillah, have been amazing. वो नहीं होता कि जो मेरी खुशी को देख के खुद खुश होते हैं और वो जैसे खुद कम खा लेंगे मुझे ज़्यादा खिला देंगे वाली बात है। तो I think and most of them in the profession have been male. There have been some inspiring women that are my seniors. उनको देख के जो है इंसान को लगता है कि नहीं यार, I want to be like her. वो बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन just like behind every successful man there's a successful woman. Behind every successful woman there are also successful there are also men right? around. हाँ, so बिल्कुल, starting बिल्कुल. from my father
जिन्होंने मुझे हर चीज़ में हर बचपन से सपोर्ट किया, लाइक आई टोल्ड यू कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छा हाँ ठीक है, डिबेटिंग कंपटीशन है, हाँ हाँ जाओ जाओ आगे जाओ, पार्टिसिपेट करो वाली बात। इसी तरह मेंटोर्स जो कि प्रोफेशनल फील्ड में आए, ऑलवेज नाइस, काइंड, सपोर्टेड मी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई I am nothing without the people that made me who I am. And they shape you and they और आपका thought process बड़ा change होता है जब आप उनके साथ वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल। And you are more equipped to handle situations better. I feel जो आपने ये कहा कि मैं बहुत blessed थी with having very good seniors and mentors. It is actually truly having a mentor is a blessing. इसमें मुझे एक चीज़ ये बताएं, मैं अक्सर अपनी गेस्ट से ज़रूर पूछती हूँ, you're looking for a mentor, ठीक है, guidance चाहिए. How do you reach out in your profession to somebody that you aspire या inspire to be like? उसे कैसे आप कहते हैं कि यार आप आए मेरे mentor बने? क्या, how do you go about that process? I think for law students especially, जो देख रहे होते हैं कि हम किधर जाएंगे, कौन सी फील्ड लेंगे, उनके लिए internships are ideal. When you are in those years, जब आप law school में होते हो या even A levels के बाद, you go look for internships in different law firms, you go look for internships in different legal departments of different companies, and that's where you find people, right? Because उस वक्त आप short term 1 हफ्ते 2 हफ्ते किसी senior के साथ काम कर रहे होते हो, उसी वक्त आपको feel हो जाती है कि ये field मेरे लिए है कि नहीं है, ये लोग मेरे लिए है कि नहीं है, ये environment, क्योंकि वो आप उसको 2 हफ्तों में वो आपको कोर्ट भी लेके जाएंगे, आपको लाइब्रेरी भी लेके जाएंगे, आपसे रिसर्च भी कराएंगे, और आपसे if it's a good environment, then पूरा हर चीज़ you communicate with them, you realize how the environment is, and then you realize कि ठीक है, this is the kind of lawyer I want to be. So I want to be a family lawyer or a criminal lawyer, or I want to be a trademarks attorney. Yeah, I want to be a teacher, a law teacher. Yeah, I want to be a journalist. So you do internship with the legal team of some media house or bank के साथ आप किसी legal department में काम करें. That's where you find people in those early years, and then that's where you find your goal also. So this makes sense कि आप organically mentors आपकी life में आते हैं और it starts from the very early stages and you actually grow with them. Yeah. Very very different perspective विशाल, और बहुत ही also very actionable कि जो भी हमारी audience में आपको सुन रहा होगा, all those aspiring lawyers, they will think about this now and reflect on it. विशाल, मुझे ये बताएं कि you spoke about mentors, you spoke about inspiration, and also you also spoke about कि बड़े लंबे working hours होते हैं as a lawyer. What is that one thing or maybe many things that drive you to get up every day and आगे वाला दिन या आज का दिन कल से बेहतर हो? क्या है वो driving force? I think for litigation, the feeling of winning is unmatched, or the feeling of having your day in court, या अगर आपकी कोई एक application भी successful हो जाती है, या आपने किसी की, because these are all life changing events, yeah. absolutely. Because आपके अगर for example अगर बच्चों की बात करते हैं, आपने एक application फाइल करी है कि बच्चे को बाप से अलग करके माँ के पास लिया जाए क्योंकि माँ के पास ज़्यादा सेफ है, या माँ से अलग करके बाप के पास लिया जाए, तो आप बहुत सारे लोगों की लाइफ इस डिसीजन से चेंज कर रहे हो. सो हाउ यू परफॉर्म दैट डे इन कोर्ट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन मल्टीपल लाइव्स. तो यू हैव दैट ड्राइव टू डू गुड or to make a change, hopefully for the positive, and that I think keeps you motivated to work those long hours कि भाई नहीं मेरे client के साथ ज़्यादती हुई है, या किसी के साथ जुल्म हो रहा है, या बच्चा तकलीफ में है, या अगर ये नहीं होगा तो इसका ये conclusion होगा. तो वो सारी चीज़ों को लेके आप जो है वो I think बड़ा it's very motivating. And coming back to the point कि it's purpose driven. Purpose driven. और जो है पर्पस ये है, और पर्पस इज़ वेरी इंट्रिंसिक कि इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स एक्चुअली थ्रू योर वर्क. एक्चुअली तो ये बात है. तो मुझे ये बताएं विशाल कि एक तो इसमें इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बड़ी हो जाती होगी, आई एम श्योर. जैसा आपसे मैं सुन रही हूँ तो मैं खुद इतना इमोशनली इन्वॉल्व्ड महसूस कर रही हूँ कि बच्चे को बाप से या माँ से अलग करना, या कोर्ट में आके बच्चे मिल रहे हों, anything like that.
तो या जैसे आपने वो पेस्टिसाइड का केस बताया, तो हाउ डू यू डील विद इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इन केसेस? It's a very difficult process, especially जहाँ भी कहीं भी किसी भी environment में लोग होते हैं, you get emotionally attached to people. You get अगर आपके पास थोड़ी सी भी empathy होती है तो आप जो है वो उनकी जैसी feelings उनको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर a part of it you take back home with you also. Oftentimes there have been cases जब आप बहुत ज़्यादा emotionally attached जाते हो, especially family cases के अंदर. You just have to keep yourself focused on what the goal is, and you have to make sure that your emotional side doesn't get the worst of you. Often courtroom में वकीलों के आपस में झगड़े हो जाते हैं because they take it so seriously and they're both genuinely इमोशनली इन्वॉल्व्ड इन दिस मैटर. तो वो समझते हैं कि मैंने जो कहा है वो सही है, और या जो मेरा पर्सपेक्टिव है या मेरे क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है वो होना चाहिए. तो दे डू गेट इमोशनली इन्वॉल्व्ड. आई गेट इमोशनली इन्वॉल्व. समटाइम्स मीडिएशन इज इवन मोर हैवी, आई फील, क्योंकि आप दोनों पार्टीज की तरफ टेक्निकली होते हो और किसी पार्टी की तरफ नहीं होते हो. तो जब आप दोनों को सुन रहे होते हो और इतनी तसल्ली के साथ, एंड वो एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आप कम्युनिकेशन उनको करने देते हो, वेंट आउट करने देते हो, उनको रियलिटी चेक्स देते हो. अक्सर लोग रो रहे होते हैं और फिर आधे घंटे रो रहे होते हैं, फिर आपने उनको काम डाउन करना होता है, फिर दूसरी साइड पे आपको जाके उनसे डील करना होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सेशन के बाद मुझे खुद थेरेपी की ज़रूरत है, बिकॉज दैट्स अ लॉट ऑफ बैगेज टू टेक, एंड सबकॉन्शियसली ऑल्सो यू रिलेटिंग देयर instances or their stories to your own life also. Their traumas to your traumas. And then you kind of like subconsciously thinking कि oh यार, कुछ cases में ऐसा होता है कि you enter on a very high and then you leave on a very low. But then sometimes you enter mediation on a very low and then you end up very happy also with the conclusion. विशाल, आपने ये भी मुझे बताया कि आपने you've co-authored a book as well. थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए. So the book is called More Justice, More Peace, and it's a compilation of different stories of different mediators from all over the world. और उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ उनके स्ट्रगल्स, जो कि और काफ़ी सारे अगर आप पढ़ें चैप्टर्स तो आपको काफ़ी सिमिलर भी लगेंगे कि स्ट्रगल्स ये थी, हमने मीडिएशन इधर शुरू करी तो हमें ये हॉस्टैलिटी मिली, कुछ ने विलेजेस में करी है, कुछ ने रिमोट एरियाज़ में करी, कुछ ने कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज़ में जाके मीडिएशन करी है उस book पे. So I was asked to contribute a chapter to write about my perspective and particularly on community mediation, जो कि communities के अंदर जो disputes आ जाते हैं, especially हमारे जो lower तबके के लोग हैं जिनको कोई idea नहीं होता, family हो चाहे या कोई और रेंट का डिस्प्यूट हो या किसी और किस्म का, किसी ने दुकान के लिए किराया ले लिया, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट होते हैं, किसी ने मोटरसाइकिल किसी के घर के बाहर पार्क कर दी, उसमें भी FIR कट जाती है. तो उन सारी चीज़ों को लेके जो मेरा उस पर एक्सपीरियंस था, आई रोट अबाउट दैट in that chapter. And where can we find this book? The book is available online. You can just Google More Justice, More Peace and you should be able to find it. I love the caption, More Justice, More Peace. Yeah. विशाल, मुझे बताएं कि you spoke about your emotional involvement, then you've co-authored a book as well, More Justice, More Peace. There must be a lot of times, if not a lot, जहाँ पे आप case, you must have lost a case. How did you deal with a defeat or a setback? I think there's a lot of learning involved, क्योंकि कुछ तो cases होते हैं जो merits पे होते हैं, जो आपको शुरू से पता होता है कि ये मैंने जीतना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका client जो है वही गलती पर है. But you try to get the most out of them. You give them a reality check. You tell them this is the maximum law can give you based on what your circumstances are and what the evidence is. But कुछ ऐसे cases होते हैं जो कि वाकई मेरिट पे होते हैं, हमें जेन्युइनली लगता है कि हमारा क्लाइंट सही था और फॉर वट एवर रीज़न जो है वो उसके खिलाफ फैसला आ जाता है. तो यू लर्न फ्रॉम दैट, यू सी कि अगर कोई फैसला आया ऐसा कि वो मेरी वजह से तो नहीं आया, क्या हमने कोई ऐसी कोताही तो नहीं उसमें कर दी केस में, हमने कोई चीज़ सही प्रेजेंट ना करी हो.
and then again way forward also. Okay, you pick up from where what happened and then you look for other avenues कि भाई इसकी appeal file होगी या हमने इसको आगे किस तरह चलना है, just to contain the damage depending on the kind of case it is. Absolutely. But again, you make peace with what is happened and then you go आगे and you look at how to deal with it in a different way. विशाल, आज से 10 साल बाद, how do you see yourself? Oh, how do I see myself? No, you should have asked, how do I see HRC? Hopefully, inshallah, लोगों को help करते हुए. Because I feel like when you are in this country that you are in, you have incredible opportunities. हर जगह जहाँ आप देखें आपको opportunity नज़र आती है. हर profession में और हर level पे आपको जो आप कर सकते हैं आप करें. So my perspective is to make the most of what I have gained because, like I said, I was alhamdulillah blessed. But not everyone has that support, that perspective, or I'm doing something in my field. But obviously, अगर मुझे खुदा न खास्ता कोई medical होगा तो मुझे भी नहीं पता होगा medical condition के मुझे कहाँ जाना है, किस doctor के पास जाना है. So it's about giving back here and taking back there. The point is to make legal avenues accessible to as many people as possible. सबसे minimum खर्चे के साथ सबसे जल्दी और सबसे आसानी से लोगों के मसले हल करना is what we are looking for. कि एक norm बन जाए कि लोग बजाय इसके कि कोर्ट जाएं, लोग हमारे पास आएं या हमारे जैसे और अल्लाह करे और इदारे इस तरह बने कि लोग जा सकें और लोग अपने मसलों के हल इज्जत के साथ सुकून के साथ रिजॉल्व ठीक है, अपने मसले रिजॉल्व कर सकें. विशाल, मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो एक लॉयर बहुत कुछ रिसर्च में और बहुत उसके लॉन्ग आवर्स स्टडीइंग एंड प्रेसिडेंट्स निकालने में गुजरता है. सो मुझे ये बताइएगा कि अदर देन दैट वर्क से रिलेटेड या अनरिलेटेड आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती हैं? डू यू रीड बुक्स, डू यू लिसन टू पॉडकास्ट्स? उसके बारे में थोड़ा बताइएगा. एंड डू दे इंस्पायर यू, डू दे गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव? I read a lot of biographies, mostly political and historical biographies. चाहे वो current leaders हों या कोई historical figures हों, mostly politically or religious personalities के बारे में I enjoy that a lot. And for podcasts, I do listen to, there are a few very good ones by Al Jazeera that I listen to. One is Hindsight. And then there's that, वो जो आपका नहीं होता entertainment वाली podcast होती है. उसमें there's one which is my favorite, which is called Off the Menu. उसमें they're just two British comedians that have different guests on and they just ask them कि आपका what's your dream menu? And then they talk about food in that entire podcast and it's very entertaining. It's very fun. It's 40 minutes of absolute just talking about random food and how you would like that food. Would you like it cold? Would you like still water, sparkling water? So I enjoy that a lot. That is my entertainment. Very, very interesting. Yeah. और कोई किताबें आप जैसे पढ़ती हो? Do you read any books? क्योंकि a lot of people now tell me that they listen to audiobooks. Yeah. So what? I watch a lot of documentaries. A lot of them. To the point when I'm not watching a documentary, my friends get worried कि भाई अच्छा, you're watching this movie? So documentary local या हर तरह की? हर तरह की. अच्छा. Mostly, again, like I said, political, historical, religious, इस type की documentaries, I absolutely love them. And then obviously religious point of view, say I enjoy Sheikh Umar Suleiman, his books also. There are a lot of... I love him. Yeah. He speaks so well, and he is such a inspiration. Not that I know him या कोई association है, but मैं हर एक को बहुत कहती हूँ कि आप उनको बहुत ज़रूर सुने because he इतनी articulate बात करते हैं और इतनी soft spoken है. And he shows the face of religion, at least personally for me, जो मैं चाहती हूँ कि दुनिया को globally पता लगे कि इस्लाम ऐसा है. इतना gentle और इतना logical and इतना natural. Yeah, so I enjoy that kind of content also. Just to unwind, क्योंकि आपको knowledge अलग मिल रही होती है, but then also your perspective
changes, you learn new things, and you also feel good. Like you Absolutely. said, you feel happy and comfortable, and you see good side of things basically. हाँ, एंड मुझे लगता है कि जो कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं वो उसका बड़ा आपके ऊपर एक असर होता है, एक इम्पैक्ट होता है. जिस तरह का आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं ना, वो कहते हैं ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स, यू नो. मैं तो कहती हूँ मैन इज ऑल्सो नोन बाय द कंटेंट ही और शी कंज्यूम्स एज वेल. 100%, that's सो also true. दिस इज द पावर. आपकी क्योंकि दुनिया सारी डिजिटल हो गई है बहुत हद तक, सो यू नो इट्स मोर अबाउट व्हाट यू आर वाचिंग, व्हाट यू आर सराउंडिंग योरसेल्फ विद. विशाल, मुझे एक बहुत थ्रू आउट हमारे ना इंटरव्यू में मुझे एक सवाल आता रहा कि लॉयर एंड बैरिस्टर मेरे लिए दोनों एक ही हैं. यू नो कि लॉयर बेसिकली लीगल काउंसिल के लिए मैं जाऊं तो मैं वकील के पास जाऊं, बैरिस्टर. व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी डोंट नो? So a lawyer is someone who has graduated. तो LLB के बाद you become a lawyer. You can become an advocate by enrolling in a bar association. लेकिन barrister, to become a barrister, it's an additional समझ लें certification for which you have to go to a uni. England में होता है, England से होता है, and then there are INS, different societies जिसे कहते हैं, जैसे one of it is Lincoln's Inn. You get enrolled in that, and then it's mostly vocational. तो जो courses होते हैं वो भी आपके practical होते हैं, like I said, cross examination, examination in chief, opinion writing, conference, किस तरह आपने client को लेना है from start to finish, arguments किस तरह करने हैं court में, they teach you that. So the practical side of law, they teach you, क्योंकि उससे पहले आप mostly किताबों में contract, family, क्रिमिनल, इस तरह के लॉ पढ़ रहे होते हो, बट प्रैक्टिकली जो है वो जब आप करते हो प्रैक्टिस, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. सो यू लर्न अ लॉट when you become a barrister, and it's also very difficult. I'm sure. And then you obviously, because it's competitive, there are people from all over the world, and it's once you finish that, then you have the title of barrister. or bar at law. नाम क्या क्या आप लगा सकते हैं. सो मुझे विशाल ये भी बताइएगा कि जैसे यू नो यू स्पोक अबाउट ये जो एक ट्रेन, बेसिकली मैं जो समझी कि बैरिस्टर होना एक सर्टिफिकेशन है, इट्स ऑन जॉब ट्रेनिंग की तरह है. जैसे कि अगर एक डॉक्टर MBBS कर ले तो उसके बाद उसको रेजिडेंसी करनी होती है. मे बी नॉट अ नेसेसरी पार्ट, बट इट्स एन आइडियल पार्ट टू डू दैट, राइट? Yeah, it's similar to that, but obviously when you're doing a bar, it's mock. It's not real. कुछ होते हैं उसमें क्लिनिक, लीगल क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक्चुअली रियल लोगों को एडवाइस कर रहे होते हो. इट्स वन ऑफ द मॉड्यूल्स, बट इट्स नॉट कंपल्सरी. आप मोस्टली प्रैक्टिस ही कर रहे होते हो. तो इट्स ऑल, यू हैव हायर्ड एक्टर्स जो कि क्रिमिनल प्रिटेंड कर रहे होते हैं, आपका क्लाइंट प्रिटेंड कर रहे होते हैं, देन यू हैव टू परफॉर्म and do the practical side of things. So that was knowledge for me actually. कि ये इतना different होता है. I thought this is also just like a masters, और हम इसको जाते हैं, पढ़ते हैं और बस exams देते हैं, and then we have another after your bachelor's you have another certification. Very interesting. विशाल, मुझे ये बताइएगा कि आजकल का जो ज़माना है of artificial intelligence, and you also mentioned that you know you have to read a lot, precedents nikalna. Then you also had mentioned that you know once aapko you've gone through the rounds, you know what to look for and where to look for, right? How helpful is AI in all of this? I think AI is helpful in legal profession just as it is in other professions. Obviously हमारा काम किताबों का research एक्सटेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा लिखत पढ़त का काम होता है. तो AI definitely cuts the time, but to be able to use AI is another, you need to know how to use it. I think जब शुरू में ChatGPT आया था तो किसी ने कुछ अपना केस के प्रेसिडेंट्स वगैरह ChatGPT में लिख के निकाले थे, तो बाद में पता चला कि ChatGPT ने ChatGPT made those cases. The cases never existed. Oh yes. So I think the fact that you need to learn how to use it and you need to know how to use it is also equally important. But then again, AI helps tremendously in cutting down the time that you spend
on your research, at least basic research जो होती है वो आप AI के through कर सकते हो. Now AI is expanding exponentially. मतलब there's no Absolutely. limit to it. It can help you in even you know making a structure of your own law firm. या अगर आप कोई यही लीगल रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत हेल्प करता क्या है. आर्ग्यूमेंट्स में हेल्प करता है आपको ये? अगर वकील AI से आर्ग्यूमेंट्स लिखवाए तो फिर वो वकील ही क्या वकील. क्या सही बात तो है. हमने क्यों पढ़ा इतने साल अगर किसी रोबोट ने ही हमारा काम करना था तो I have never tried it. Maybe there is a lawyer who has tried it. Maybe we can yes. find out if they help with arguments. But it does help. Just in general, आपका जो है वो काफी हद तक assist तो कर लेता है. Assist करता है, yes, and absolutely जैसा आपने कहा that you need to know how to use it, and that's true for every field. Because आपने research का जिक्र किया तो उसमें मैंने इसीलिए पूछा कि क्या कितना till what extent do lawyers use AI, and because everybody is using it nowadays. तो इसीलिए it's a very interesting perspective. और वो भी आपने जो कहा कि वो वकील ही क्या जो AI को use करे to create arguments. I think if your lawyer is using AI, then you need to be careful. You maybe need to find another lawyer. I agree with that. I think I still trust the human brain more than ChatGPT. Vishal, thank you so much for your time. It was lovely chatting with you. It was lovely to know that female lawyers and barristers are doing so well and much needed in places of decision making. And always I feel that women are so purpose driven, and जो purpose driven करने की बात है वो एक नॉर्मल रट में 9 to 5 9 to 9 में ग्राइंड में कभी नहीं हो सकता, and you can't make an impact until unless you're purpose driven, and that is why I've always been so inspired by women leaders. Thank you so much for your time, Vishal. Thank you for having me. It was lovely having this conversation. Same here. अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. हम इसी तरह ब्रिलियंट एक्साइटिंग ख़वातीन आपके सामने लाएंगे, एंड वी कंटिन्यू टू होप टू इंस्पायर एवरीबडी. थैंक यू.